हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वेदास इंस्टीट्यूट में और इस सेशन पर कि जहां पर हम लोगों ने 11 फरवरी को जिस दिन CGPSC प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसी दिन हम लोगों ने CGGS का और इंडियन जीएस का जो कंबाइंड पेपर होता है, पेपर नंबर 1 जिसे आप कहते हो, उसका कंप्लीट सोल्यूशन लेकर आया था। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिला होगा ये सारा सोल्यूशन, जिसमें सारे के सारे आंसर जो हैं वो ऑलमोस्ट वही आंसर आपको मिले हैं जो CGPSC मॉडल आंसर में देगा। अब आज जो दूसरा पार्ट जो कि सी सेट, जिसे आप पेपर नंबर 2 और सी सेट दोनों नाम से जानते हैं, उसके पार्ट को हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आपके आंसर कितने सही हैं। लेकिन अभी इसको हम लेकर आएंगे पार्ट्स में, क्योंकि ये पार्ट क्वालिफाइंग है। तो आपको बस चेक करना है कि आप वो उस दायरे को क्रॉस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जिसको क्रॉस करके आपका पेपर नंबर 1 जो है वो चेक हो पाएगा। तो बस उसी लिए इस सेक्शन के अंदर पर हम सब देखने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आप यहाँ आए हुए थे उनके सोल्यूशन और उनके सही आंसर देखने वाले हैं। किस तरीके से वो आंसर कंफ्यूजिंग था थोड़ा बहुत कुछ जगह पर, बट उसका आंसर क्या होगा, कैसे हुआ था, क्यों उसका आंसर ये लिया गया है, ये हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, और इन आंसर पे अगर आपने सही टिक किया हो जो हम बताने वाले हैं तो ठीक है, अगर नहीं टिक किया है तो दावा आपत्ति आप लगा दीजिएगा। अगर कुछ गलत दिखाता है मॉडल आंसर में तो कैसे लगेगा, इससे आप हमारे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, यानी कि सी सेट का पेपर है, उस पेपर में हम इस सेट के अंदर देखेंगे। तो पहला दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा नहीं है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो मैथ्स का है और यहाँ पर लिखा हुआ है ये, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन लिखा गया था 2 की पावर 30 प्लस 2 टू द पावर 30 प्लस 2 टू द पावर 30 प्लस 2 टू द पावर 30। इसका आंसर क्या होगा, इसका सम क्या होगा। तो यार ये देख लो, तुम इसको सिंपल कर लो, मैं इसको आसान करने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत ट्रिक्स पे नहीं जा रहा हूँ, मैं शॉर्टकट नहीं बताऊंगा क्योंकि हर क्वेश्चन का अलग शॉर्टकट होता है। ट्रेडिशनल तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है ये देखिएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सब में 1 होगा ना, कुछ नहीं तो मतलब 1 तो हो गया। ठीक है सर, सब में कॉमन क्या दिख रहा है, हम 2 की पावर 30 कॉमन मान लेते हैं। अंदर क्या बचा, तो बोला सर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये बचा, यानी कि 2 की पावर 30 मल्टीप्लाई बाय 4। सेम नंबर था तो मल्टीप्लाई बाय 4 होता ही होता। ठीक है, बट क्यों हो रहा था, बहुत लोग कंफ्यूज है। आज ही बच्चे ने सवाल पूछा था, इसलिए मैं उसको ऐसे करके बता रहा हूँ। ठीक, अब क्योंकि बेस हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में जो था वो 2 है और जो आंसर में देके रखा हुआ है उसके अंदर 2 और 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर तुम देखो इस 4 को मैं 2 के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ, तो लिखना 2 की पावर 2। तो क्या बनेगा, दोनों का बेस क्या बन गया सर, 2 बेस बन गया। तो बेस अगर कॉमन हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 30 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 32। ये होगा इसका सही जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आई होप आप लोगों ने इस बेसिक सिंपल से क्वेश्चन को सही किया होगा, इसमें गलती नहीं की होगी। ठीक है, तो आप अपना आंसर चेक करते रहिएगा और कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये जो क्लास है ये प्रीमियर होगी, तो इसके कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा ज़रूर कि आपने कितने क्वेश्चन सही बनाए, कितने गलत बनाए, कितने अटेम्प्ट नहीं किए हैं मैथ से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन अगला जो पार्ट है जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है, क्वेश्चन नंबर 6 भी है, जहाँ पर हमारे काम का जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान दीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, आसान सा सवाल है। देखते ही आपको ना कुछ दिमाग के अंदर आना चाहिए कि भैया हाँ इसमें से ये टॉपिक लगने वाला है। 2 टैंकर, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर, ये 2 टैंकर है, उसमें पेट्रोल रखा हुआ है। एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों टैंकर के पेट्रोल को सटीक संख्या में माप सकता है। ठीक है, तो क्या करना है, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास 50 लीटर पेट्रोल रखा होगा और आपको एक डब्बे में से दूसरे डब्बे में ट्रांसफ़र करना है। अगर आपके पास एक छोटा कंटेनर होगा, छोटा वाला, जिसकी मेजरमेंट जो होगी वो होगी 5 लीटर की। ठीक है, तो आप अगर इसको खाली करोगे तो एक बार में 5, 2 बार में 10, 3 में 15, 4 में 20, 5 में 25, 6 में 30, 7 में 35, ऐसा करते करते 10 बार आप अगर इसमें से खाली करोगे तो आप अगले टैंकर में 50 लीटर पेट्रोल भर सकते हो कंप्लीटली, एक बूंद भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपके पास 6 लीटर का मग होगा या 6 लीटर का छोटा सा कंटेनर होगा, इसके माध्यम से 6 लीटर, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48 लीटर आप पूर्ण रूप से इस पेट्रोल को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो कंप्लीट भर के, यानी कि 2 लीटर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। आई बात समझ में। तो हमें ऐसा कंटेनर चाहिए सर जो कंटेनर इन दोनों टैंकर में रखे हुए पेट्रोल को सही तरीके से क्या कर पाए, माप पाए। तो उसके लिए कौन सा होगा, तो जो दोनों जो लीटर होंगे उसके टेबल में आने चाहिए।
6 के पे 50 नहीं आता, लेकिन 5 के टेबल में 50 आता है सर, ठीक है। तो इन दोनों का आप क्या निकालोगे, HCF यानी कि फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकालोगे, जो क्या निकालोगे आप, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा, तो सिंपल तरीका है निकालने का, आपको पता होना चाहिए टेबल, इसके बारे में टेबल पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। 850 मल्टीप्लाई बाई 10, 680 को 68 मल्टीप्लाई बाई 10, ये दोनों टेबल याद है ना अगर, तो इजी है। 17 गुणा 5 गुणा 10, 17 गुणा 4 गुणा 10। कॉमन क्या दिख रहा है सर, 17 कॉमन दिख रहा है, ले आओ भाई इसको यहाँ पर, 10 कॉमन दिख रहा है, ले आओ भाई इसको, तो कितना हो जाएगा 170 लीटर, यानी कि वो जो आपको टैंक लगेगा या जो आपका कंटेनर चाहिए रहेगा वो 170 लीटर का होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, गलती मत करना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्या करना, सब ऑप्शन से चेक करो। क्या 200 के टेबल में 850 आता है क्या, सर नहीं आता, कैंसिल। क्या 195 में 850 आता है क्या, सर नहीं आता, कैंसिल। क्या 180 के टेबल में 850 आता है क्या, सर नहीं आता, कैंसिल। 170 में आता है, हाँ आता है। 170 मल्टीप्लाई बाई 5, 170 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन ये रहा, 1 2 3 हमारे तीनों हमारे काम का है क्या, हाँ तीसरा वाला हमारे काम का है, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन जो है वो हमारे काम का है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आसान सा सवाल है, इसको मैं यहीं पे खींच देता हूँ। चल भाई, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 9, सर वो ये बोल रहा है कि 10 से लेकर 190 जहां पे दोनों शामिल हैं के बीच 10 के सभी गुणनफल का औसत कितना होगा। इनका औसत जो है वो कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। What is the average of all the multiples of 10 from 10 to 190 both are inclusive, यानी कि 10 से लेकर 190 तक 10 के मल्टीपल, 10 के क्या बोल रहा है ये, सभी गुणनफल। तो ये 10 किससे, 10 गुणा 1, इसका क्या हो जाएगा, सम निकालना है ना, उसका औसत निकालना है, ठीक है जी। प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 19, कितनी संख्या हो गई, तो बोलना सर 1 2 3 करते करते 19 संख्या हो रही है। कुल कितनी संख्या है, 19 संख्या है। औसत निकालने के लिए क्या होता है, सभी का योग, परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। कितने परिणाम, 19 परिणाम, नीचे 19 आ गया। ऊपर कितना आ गया सर, उसको कॉमन निकालो, क्या कॉमन है सब में, 10 कॉमन है ना, 10 कॉमन, तो कितना आ जाएगा 1 + 2 + 3 से लेकर कहाँ गए, 19 तक पहुंच गए, बहुत बढ़िया। 10 तो वैसा का वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय इनका सम कितना होता है 1 से लेकर 19 तक का, तो बोलना है प्रथम 19 प्राकृत संख्या का योग, तो कितना होता है 19 जितनी संख्याएं गुणा उसके बाद वाली संख्या बटे 2, ये उसका फॉर्मूला होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, तो n × n + 1 डिवाइड बाई 2। तो क्या मिला सर, ये 19 और 19 कट गया, ये और ये कट गया, कितना बचा 10 × 10, ये आएगा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा ये बिल्कुल सही जवाब रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्लियर, ठीक है, डी जो रहेगा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये हमारे काम का रीजनिंग का पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट जो रहेगा वो मैडम देख लेंगी। यहाँ पर हमारे काम कोई चीज़, हाँ सर क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये हमारे काम का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये हमारे काम का है। इसका तुमको एक बहुत प्यारा सुंदर तरीका सिखाता हूँ एक इनकम और एक्सपेंडिचर निकालने के लिए, ठीक है। दोबारा जीवन में जब ऐसा सवाल आए तो यही तरीका अपनाइएगा, इससे आपका इनकम निकलने का एक बहुत सटीक तरीका आपको देखने को मिलेगा। मैं रंग चेंज करता हूँ पेन का यार, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इनकम दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। तो यहां पर तुम क्या करो, इनकम लिखो, इनकम मतलब होती आय, ठीक है। तो ये कितना है सर 9:7, एकदम बढ़िया, ठीक है। और उन दोनों के खर्च का, व्यय का अनुपात कितना है, 4:3 है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है उसका अनुपात कितना है, तो बोलना सर 4:3, ठीक है। भैया पैसे कमाओगे तो खर्चे भी करोगे और बचत भी करोगे, दोनों ने, प्रत्येक ने 2-2 हज़ार रुपये क्या कर दी, बचत कर दी। ये इस फॉर्मेट में लिख देना, जो तरीका सिखाऊंगा उससे इनकम निकाल लोगे। कैसे सर, इस 3 को ना 9 से गुणा कर दो, कितना आ गया दोस्त, 27 आ जाएगा। इस 4 को 7 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इस 3 को 2,000 से गुणा करो, मतलब इन दोनों को ही गुणा करना है, दोनों से अलग अलग क्रॉस करके, तो कितना आ जाएगा 6,000। इसको गुणा करो, कितना आ जाएगा, बोला सर 8,000, ठीक है। इनका अंतर कितना है, तो बोलना सर इनका अंतर जो है वो है 1, और इनका अंतर कितना है, तो बोलना सर 2,000, ठीक है। 1 के बजाय 2,000, 1 का यहाँ
अंतर 1 है, तो इसका अंतर कितना है 2000 इसका अंतर है। ठीक है, अब अगर बात करें हमें इनकम निकालनी दोनों की, तो इनकम कितनी है इसकी सर 9 है, तो अगर एक मतलब 2000 है तो 9 मतलब कितना हो जाएगा, तो बोलना 18000 होगा। अगर एक मतलब 2000 तो 7 मतलब कितना होगा, तो बोलना सर 7 मतलब हो जाएगा 14000। ठीक है, तो उनकी आय कितनी हो जाएगी 18000 और 14000। कहाँ दिख रहा है, तो बोला सर ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन काम का हमारे नहीं, ये आएगा डीआई वाला पार्ट मैडम डील करेंगी, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये हाउ ये हमारे काम का है, इसको देखते हैं उठाकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 अपने काम का क्वेश्चन नंबर 20 है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन इस बार पीएससी ने पूछा है तुम्हारे सी सेट में कि मतलब बिना पेन उठाए भी तुम सिर्फ गोला मारने पेन इस्तेमाल करोगे, क्वेश्चन तो तुम्हारे दिमाग में सॉल्व हो जाना चाहिए था, है ना, प्रैक्टिस होती ऐसी तो ऐसा होता। द एंगल ऑफ ट्राइंगल यानी कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, त्रिभुज में के कोण का योग कितना होता है, तो बोलना 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक त्रिभुज के कोणों का सम योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। उनके कोण का अनुपात देके रखा हुआ है, कितना है 2 3 4। ठीक है, तो 2x 3x और 4x, तो 2x 3x और 4x, ठीक कितना हो गया, तो बोला सर 10x सॉरी 9 भैया लिखा लो, ठीक 9x बराबर कितना 180, तो x बराबर कितना 20। तो क्या पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है, इतना खतरनाक सवाल, तो कितना आ गया 20 गुना बड़ा कौन है 4, 2 3 4 में बड़ा कौन होता है 4 बड़ा होगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा उसका रीजन तुमको यहाँ पे देके रखा हुआ है। अगला सवाल हमारे काम का इसमें हाँ है क्वेश्चन नंबर 23 हमारे काम का, जहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पूछा गया है, अंक गणितीय श्रेणी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए आपको आपके पास एक फॉर्मूला छोटा सा होना चाहिए था, अगर आपने एपी पढ़ा हुआ है तो ठीक है, फॉर्मूला आता तो अच्छी बात है, फिर तो नहीं बन पाएगा भाई, थोड़ी समस्या हो सकती है। ठीक है, आपको पूरा जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एपी लिखा गया है किस तरीके से दिया गया है, तो ये 8, ये 3, ये -2, ऐसा करते करते कितने पद, बोला सर 22 पद, यानी कि 22 टर्म्स विल बी प्रेजेंट इन दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कितना अंतर, सबसे पहले क्या लिखोगे सर, इसको बोलते हैं ए क्या हो जाता है फर्स्ट नंबर। ठीक है, इनका अंतर इसको हम क्या बोलते हैं सर, डी कहते हैं। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, समान अंतर जो होता है, कितने का आएगा, तो बोला अंतर, यहीं पे गलती होती है। आप क्या अंतर निकालोगे सर, 8 - 3 कितना आएगा 5 आएगा, लेकिन नहीं, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या कितनी होगी, तो 3 - 8 ये कितना हो जाएगा, तो कहना ये -5 होगा, यानी कि डी कितना आ गया आपका -5 आ जाएगा। कुल कितने पद हैं, कितने टर्म है, तो बोला सर 22 टर्म है, तो इसका नाम क्या होता है, एन होता है, इसका नाम क्या होता है, एन होता है। तो इनका सम यानी क्या निकालना है हमको, योग निकालना है, सम निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, तो बोलना n/2 × 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। तमाम चीज़ें आपके सामने यहाँ पर रखी हुई है। n की वैल्यू कितनी सर 22/2 कर दो बेटा, 2a कितना, a मतलब हो गया 8 कर दो, प्लस n कितने 22 टर्म है, तो 22 - 1 × -5 कितना हो गया ये 11, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, प्लस 21 × -5 कितना हो जाएगा -105, कितना हो जाएगा -105, ये आ जाएगा -89 × 11, -89 × 11 कितना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये आपका आंसर जो रहेगा वो -979 आएगा। बहुत से बच्चों ने +979 किया था, क्यों, वो गलती हुई थी उनकी यहाँ से। ठीक है, वो गलती कहाँ से हुई थी, यहाँ से हुई थी, एक सेकंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने +5 कर दिया, उन्होंने 8 - 3 करके +5 कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आपका आंसर मिल गया। क्लियर है, डन है, आगे बढ़े, समझ में आ गया गलती कहाँ पे हो रही थी, नहीं करनी वो गलती अपने को आगे चलकर। यहाँ पर हमारे काम का क्वेश्चन है क्या, ठीक है, ये पिछले वाले से आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ वाला क्वेश्चन है, ये मैडम करवाएंगी। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अपने लिए क्वेश्चन नहीं सर, ये वाला क्वेश्चन अपने लिए नहीं है, पिछले वाले का ही है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर है तो बोलना हाँ, यहाँ पर हमारा सवाल है। क्या सवाल लिखा हुआ है, ये वाला, An article is sold
at 20% gain. An article is sold at 20% gain on the cost price. What is the ratio of selling price and the cost price? निहायती आसान चिल्लर सवाल। अगर तुमने किसी वस्तु को 20% लाभ में बेचा तो आपको उसके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा ये बताना होगा। इसके लिए हम मान लेते हैं भैया जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना रुपए, 100 रुपए है, विक्रय मूल्य कितना होगा, बोलना 20% लाभ कमाना चाहता हूं मैं, तो अगर आपको 20% लाभ चाहिए तो आपको क्रय मूल्य पर 20% बढ़ाकर बेचना होगा। 100 का 20% होता है 20 होता है, बढ़ा के कितना बेचा आपने, 120 से बेचा, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा। अब अनुपात किसका पूछा है देखिएगा, अनुपात पूछा हुआ है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, इसे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य लिखा गया है। कितना आ जाएगा 120/100, कितना आ गया तो 6/5, यानी कि 6:5। ये रहेगा आपका सही जवाब जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्लियर होगी बात आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में से कोई काम का, हाँ सर क्वेश्चन नंबर 30 हमारे काम का है, क्योंकि वो साधारण ब्याज पर आधारित बहुत साधारण सवाल दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट का बहुत सिंपल क्वेश्चन देके रखा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज करने की कोशिश कीजिएगा लेकिन नहीं कर पा रहा है। इसका सम यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है सर, 2000 रुपये। कब तक निवेश किया, तो निवेश किया इसने 7% की साधारण ब्याज की वार्षिक ब्याज दर के साथ। ठीक है, और समय कितना, तो बोला सर 20 साल की बात हो रही है। तो क्या निकालना है आपको इसके अंदर पे, आपको निकालना है 20 वर्ष के अंत में ब्याज कितना प्राप्त हो जाएगा। इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बटे 100, ये है 2000, ये है 7, ये है 20 बटे 100। काट दिया भाई, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2800 रुपये। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर, ठीक है, इसमें नहीं क्लियर होने की कोई बात ही नहीं है आपके लिए। अब यहाँ पर देखें तो ये तो एज वाला फैक्टर आ जाएगा, रेजिडेंशियल का ये वाला पार्ट नहीं है अपने लिए। यहाँ पर देखें तो ये रीजनिंग वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट 36वां जो है ये हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, 36वां जो रहेगा यहाँ पर लगने वाला है अपना एक ट्रायंगल का फॉर्मूला, वो अप्लाई करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में देखें तो एक हवाई अड्डे से एक हवाई जहाज जो है वो उड़ान भरता है और वो जाता है किस तरफ, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो उत्तर की ओर जाता है। मान लीजिए ये हमारा हवाई जहाज का, ये हमारा हवाई अड्डा है, यहाँ से ऊपर जाएगा ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बहुत बढ़िया। उसी एयरपोर्ट से, उसी हवाई अड्डे से एक और जहाज निकलता है जो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर जाता है। 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर जाता है भाई। तो अब बताइए कि 1 घंटे 30 मिनट के बाद, यानी कि 1.5 घंटे के बाद वो हवाई जहाज, वो दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा जाता है। यानी कि आपको निकालना क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। कब, 1.5 घंटे के बाद। 1 घंटे पे 1000 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना, 500, और 1 घंटे 30 मिनट में कितना, तो 1000 प्लस 500, यानी कि ये कितना आ जाएगा, तो सर ये आ जाएगा 1500 किलोमीटर, ये दूरी आ गई। और ये कितना आ जाएगा, 1 घंटे पे 1200, आधे घंटे में 600, और 1 घंटे 30 मिनट में कितना, तो बोलना 1200 प्लस 600 यानी कि 1800। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1800, क्योंकि ये उत्तर की ओर जा रहा है और ये पश्चिम की ओर, तो एंगल जो बनेगा वो परपेंडिकुलर बनेगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का बनेगा, एक लंब बनेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है कितना है, तो ये होगा आपका डिस्टेंस जो भी निकालो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। ये कर्ण है, अंदर में क्या आ जाएगा, तो बोलना सर ये 1800 का स्क्वायर और प्लस ये आएगा 1500 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 32400 प्लस 22500, ब्रैकेट डाल दीजिएगा, कितना आ जाएगा, तो बोलना ये आ जाएगा 54900। स्क्वायर रूट निकाल पाओगे, तो बोला सर 549 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, हमको पता है। ठीक है, तो ब्रेक कर लेते हैं। क्या 9 के टेबल में आता है, बोलना सर 9 के टेबल में तो आता है। कैसे, तो बोलना 61 गुणा 9 गुणा 100 कर दीजिएगा इसको। तो ये 9 जो है ये बाहर आके 3 बन जाएगा, ये 100 बाहर आके 10 बन जाएगा, लेकिन रूट 61 जो रहेगा ये कहाँ फंसे रहेगा, ये अंदर के अंदर रहेगा। यहाँ पे 2 शून्य और आएंगे दोस्तों। ठीक है, 2 शून्य और आएंगे, मैंने 2 खा लिए थे। ठीक है, तो ये 100 आएगा। कितना हो गया, अंदर में 61, तो कितना हो जाएगा, ये 300 अंडर रूट 61। कहाँ है ऑप्शन, ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया आपने, आंसर निकाल दिया, आपका आंसर सही भी आ गया। अगला सवाल। एन आर्मी, ध्यान से देखिएगा सवाल को। ठीक है, दिखता टफ है लेकिन है बहुत ही आसान सवाल।
616 सदस्यों की सेना की एक टुकड़ी को परेड में 32 सदस्यों की आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या में कॉलम में मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या में एक कॉलम में मार्च करना है। तो बताओ दोनों समूहों में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिसमें वो मार्च कर सके। अधिकतम संख्या पूछ रहा है, यानी कि हाईएस्ट नंबर पूछ रहा है। तो यहां पर 616 सदस्य और 32 सदस्य दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, HCF है, महत्तम समापवर्तक है, वो निकालना पड़ेगा। तो इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो क्या मिलेगा आपको यहां पर, तो ये है 616, ठीक है 616। तो इसको कितना मिलेगा आपको, 2 2 2 गुणा 7 गुणा 11, ये 2 गुणा 2 कितने बार, 5 बार। कितने कॉमन दिख रहे हैं सर, 3/2 दोनों में कॉमन दिख रहे हैं। 7 यहाँ नहीं कट गया, 11 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है वहाँ नहीं है, 2 यहाँ है वहाँ नहीं, कट गया। क्या बचा, 8। यानी कितने कॉलम बनेंगे अधिकतम, तो बोलना नंबर ऑफ कॉलम्स वुड बी 8 so that they can march in a same number of column। तो ताकि समान कॉलम की संख्या में वो लोग क्या कर सके, मार्च कर सके, परेड कर सके। क्या निकाला हम लोगों ने, महत्तम निकाला। क्लियर छे, आगे बढ़ते हैं। ये तो सवाल मैडम कराएंगी, ये भी कराएंगी, लेकिन 43rd मैं कराऊंगा, ठीक है। ये मैथ्स वाला पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट मैम कराएंगी, ये वाला पार्ट मैं कराएगा, मैथ्स वाला। तो बहुत ध्यान से समझते हैं इसमें कि राजीव ने मुंबई की अपनी यात्रा को इस तरह से उसका योजना बनाई कि वो कुल दूरी का, मैंने मान लिया कि मुंबई तक की जो दूरी है उसकी, वो कुल दूरी कितनी है, तो बोले सर x किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी है, पहला पॉइंट, ठीक है। उस कुल दूरी का 5/6 हिस्सा, 5/9 हिस्सा, तो 5/9 किसका, उस दूरी का उसने किससे तय किया, हवाई जहाज से तय कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। शेष दूरी को का 3/4 भाग, शेष दूरी का 3/4 भाग, तो इतनी दूरी कुल दूरी है, इतनी तय हो चुकी है। तो शेष कितनी बचेगी अभी यहाँ पे, तो बोलना x - 5/9x कितना आ जाएगा, तो बोल सर ये 4/9x ये शेष दूरी है, इसका 3/4 हिस्सा, इसका 3/4 हिस्सा जो है वो किसने तय किया, बोलना उसने रेलगाड़ी से तय किया, ठीक है। तो ये इतनी दूरी किससे हुई, हवाई जहाज से। इतनी किससे करने वाला है, ये रेलगाड़ी से करने वाला है। तो कितना आ जाएगा, तो सर बोलना सर ये हो जाएगा 3, ये दोनों कट गया, कितना बचेगा 5x/9 प्लस 1/3x। इतनी दूरी उसने रेल और हवाई जहाज से तय कर ली। अब क्या बोलेगा, जो शेष दूरी है वो 200 किलोमीटर की दूरी को कार से तय करेगा। जो शेष दूरी है वो 200 किलोमीटर की दूरी है, उसको कार से तय करेगा, अच्छी बात है। तो कुल कितना तय कर लिया इसने अभी तक, तो बोला सर इसने जो तय कर लिया है वो है आपका 8/9x। इतनी दूरी से तय कर ली। शेष कितनी आने वाली है, तो शेष दूरी जो बचेगी अभी वो कितनी बचेगी दोस्तों, कुल x माइनस इतना, तो कितना बचेगा, शेष है 1/9x। इतनी दूरी बची हुई है जो कि कितनी है, 200 किलोमीटर है। तो बराबर कितना आ जाएगा, 200 किलोमीटर। तो x कितना आ जाएगा, 1800 किलोमीटर। अब देखते हैं पूछा क्या है हमसे पूछा ये है कि मुंबई की कुल दूरी कितनी होगी, तो बोलना 1800 किलोमीटर होगा, क्योंकि हमने उसको x माना हुआ है, x का मान 1800 आ चुका है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको आता हो किसी क्वेश्चन में, तो आपके पास कमेंट सेक्शन का बॉक्स हमेशा के लिए ओपन रहता है। आप किसी भी समय आकर वहां पर कमेंट कर सकते हैं, हम कंटिन्यूसली उसको देखते हैं, उसका रिप्लाई वहां पे आपको दे दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 भी हमारे काम का है, हालांकि वो डायरेक्शन का है, बट फिर भी क्योंकि उसमें पाइथागोरस अप्लाई होता है, मैथ्स में यूज कर लेते हैं। ए मैन स्टेडली गोज, यानी कि एक आदमी लगातार 8 मीटर पूर्व की ओर, यहां से कहां जा रहा है, पूर्व की ओर। कितने जा रहा है, तो 8 मीटर पूर्व की ओर और 6 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 6 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है भाई। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, प्रारंभिक और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक है। पूर्व, सॉरी यहां से इसको नहीं ले जाएंगे, इधर जाएंगे। पहले पूर्व की ओर गया ना, फिर पूर्व की ओर से कहां जाएगा, वो उत्तर की ओर जाएगा, कितना 6 मीटर जाएगा, ठीक है। अब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु इसकी दूरी कितनी होगी बताना है, कोई नहीं, पाइथागोरस लगा दो। 6 8 है तो कितना आ जाएगा ये 10 मीटर, यानी कि 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 64 और 36 हो गए 100, 100 का वर्गमूल हो गया 10, तो 10 हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ठीक। मतलब ऐसा कोई भी सवाल मुझे दिखा नहीं अभी तक कि जहां पर आपको सोचना पड़े, आपका पेन कहीं रुकेगा नहीं, ठीक है।
आपका पेन के रुकेगा नहीं, आप चलते रहोगे उसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। हेलो, ये आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। यदि 120 रुपए में 4 व्यक्तियों के एक परिवार को 30 दिनों के लिए संभाला जा सकता है, इफ 120 मेंटेन्स अ फैमिली ऑफ 4 पर्सन फॉर 30 डेज, हाउ लॉन्ग 300 रुपीज मेंटेन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन। ठीक है, तो 300 रुपए से 6 व्यक्तियों के परिवार को कितने दिनों तक संभाला जा सकता है? ठीक है, 120 रुपए 30 दिन, परिवार के 4 सदस्य। ठीक है, तो भैया एक पर्सन के लिए, 4 पर्सन है ना, एक पर्सन के लिए 30 दिन का खर्चा कितना होगा? तो बोलना सर 120/4, ये हो जाएगा 30 रुपए, 30 रुपए। ठीक है, तो एक पर्सन का, एक व्यक्ति का एक दिन का खर्चा कितना होगा? 1 डे का, तो इसको 30/30 का तो कितना हो जाएगा? 1 रुपये, यानी कि एक व्यक्ति का एक दिन का खर्चा कितना हो गया? 1 रुपये होता है। ठीक है, अब तुम जो पूछोगे बता सकते हैं। तो 300 रुपए में, ठीक है, 300 रुपए में 6 व्यक्ति का खर्चा कितने दिन चल सकता है? ठीक है, तो एक व्यक्ति का, 6 पर्सन का एक दिन खर्चा कितना हो जाएगा? तो बोलना 6 रुपए होगा। 6 व्यक्ति का एक दिन खर्चा कितना हो जाएगा? 6 रुपए हो जाएगा। तो अगर वो 300 रुपए करना है तो मुझे उसको 300 करना है ना, ठीक है, इसको तो नहीं करेंगे, इसको करेंगे। 300 करना तो क्या करना पड़ेगा सर? मुझे 50 गुना करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ भी और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 50 मल्टीप्लाई, यानी कि 6 व्यक्तियों का 300 रुपये खर्चा करना है, तो 50 दिन में वो पैसे खर्चे किए जा सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 50, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। भाई क्लियर हो गई बात यहाँ तक आप सभी को? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। मुंह ज़बानी सॉल्व हो सकता है, ये देखना तो नहीं पड़ेगा उतना, बट फिर भी आप देख लीजिएगा उसको। भैया कैसे सॉल्व होंगे तुम? दोनों क्वेश्चन अपने काम के, ठीक है जी। इनमें से कौन सा 1/2 से बड़ा है? आप तुम ना बहुत दिमाग मत लगाओ। 1/2 का कितना होता है? 0.5। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 0.4, छोटा है भाई। 4/7 कितना आ जाएगा? लगभग 0.55, मतलब 0.5 से बड़ा है क्या? हाँ बड़ा, तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। खत्म, दिमाग लगाना नहीं, सोचो मत, ठीक है। आया, खत्म करो, बढ़ो आगे। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले, इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, ठीक है। निम्नलिखित 3 अंकों वाली संख्या पर विचार करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर्स 574, 658, 821, 945, 247। तो ये आपका है भैया यहाँ पर 574, 658, 821, 945 और 247। ठीक है, तो हर नंबर से क्या करना है हमको? फर्स्ट 1 को क्या करना है? सेपरेट करना है फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर। हर नंबर की फर्स्ट डिजिट में से -1 कर देना है। तो क्या बचेगा? 5 में से कितना होता है? 4, तो ये हो जाएगा 4 7 4, ये हो जाएगा 5 5 8, ये हो जाएगा 7 2 1, ये हो जाएगा 8 4 5, ये हो जाएगा 147। अब देखना ये है कि इसमें से कितने नंबर ऐसे हैं जो कि अब 3 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो 3 से डिविजन होने का रूल क्या होता है कि सभी अंकों का योग जो है, जो जितने भी डिजिट है उस नंबर पे, उनको जोड़ने पे जो नंबर मिलेगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 और 7 कितना? 11, 11 और 4 15, क्या 15 3 के टेबल में आता है? बोलना हाँ आता है, इसलिए डिविजिबल हो जाएगा। 5 5 10 और 8 18, 18 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। 7 2 9 1 10, 10 आता है, नहीं आता कैंसिल। 8 4 12, 12 और 5 17, 7 और 1 17, 17 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता कैंसिल। 7 1 8, 8 4 12, क्या 12 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है। तो 1 2 3 ऐसे नंबर हैं जो कि 3 के टेबल में आते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ठीक है, देयर आर 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 3। अगला सवाल, ये वाला पार्ट तो मैडम, ये वाला पार्ट तो भी वही। नेक्स्ट डायरेक्शन वाला पार्ट है नो। हाँ ठीक है, यहाँ चलते क्वेश्चन नंबर 61।
क्वेश्चन नंबर 61 और 60 दोनों अपने क्वेश्चन है, ठीक है। 61 60 दोनों क्वेश्चन अपने वाले हैं, देखने के करके। 61 में लिखा हुआ है कि 78 विद्यार्थियों की कक्षा में 41 बच्चे जो हैं वो फ्रेंच लेते हैं और 22 जो है जर्मन लेते हैं। तो टोटल कितने बच्चे सर? 78 बच्चे हैं। बहुत बढ़िया। ये डायग्राम ये जो क्वेश्चन होगा ये पाई चार्ट से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर कुछ फ्रेंच वाले हैं, कुछ जर्मन वाले हैं और कुछ दोनों वाले बच्चे भी हैं। तो इसमें लिखा है कि 41 बच्चे जो है फ्रेंच लेते हैं, 22 बच्चे जर्मन लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जर्मन ले रहा है कुछ और ले सकता है, वो फ्रेंच भी ले सकता है। कंप्लीटली बोला हुआ है, ओनली फ्रेंच ओनली जर्मन नहीं कहा हुआ है। और इसमें से 9 बच्चे ऐसे जो दोनों विषय पर ही काम करते हैं। तो कुल जो सिर्फ ये फ्रेंच लिख लीजिएगा, इसको जर्मन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो सिर्फ फ्रेंच वाले हैं वो कितने हो जाएंगे? तो बोला 41 - 9 यानी कि 32 बच्चे ऐसे जो सिर्फ फ्रेंच वाले हैं, 9 बच्चे ऐसे जो दोनों वाले हैं। 22 में से 9 घटा तो कितना बचेगा? तो बोला सर 13 बचेगा। 13 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जर्मन वाले हैं। तो कुल कितने बच्चे एनरोल हुए हैं अलग अलग विषयों में? तो बोलना ये 41 + 13 कितना हो जाएगा? 54। 54 बच्चों ने किसी ना किसी तरीके से एनरोलमेंट या अपना पंजीयन कराया हुआ है। कितने बच्चों ने एनरोलमेंट नहीं कराया किसी भी कोर्स में? इन दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने इस पाठ्यक्रम में नामांकन ही नहीं किया हुआ है? तो कुल बच्चों में से नामांकन लिए बच्चों को माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका सही उत्तर होगा, यानी कि 24 जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 62। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 5 फीट पर सेकंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है जो 5 फीट पर सेकंड की रफ्तार से यानी कि प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर वो ट्रेवल करती है या चलती है या जो करती है, तो वो 1 घंटे पे कितने फीट की दूरी तय करेगी? ठीक है, 1 सेकंड में 5 फीट। आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसमें 3600 सेकंड का 1 घंटा होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसीलिए 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो मुझे इसको 1 घंटे में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसमें 3600 गुणा करना पड़ेगा। तो मैथ्स क्या बोलता है भाई, जो तुम लेफ्ट में कर रहे हो तुमको राइट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो 36 × 5 होता है 180 डबल फिट, इतना फिट 3600 सेकंड में, यानी कि इसका मतलब हुआ 1 घंटे पे। तो 1 घंटे पे वो वस्तु 18000 फीट जो है वो ट्रैवल कर लेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पर, तो ये आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, ये आपका रीजनिंग वाला पार्ट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 67, 67वां सवाल। यदि 500 श्रमिक किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 5 दिन में उसी कार्य को समाप्त करने के लिए कितने श्रमिक लगेंगे? ये क्वेश्चन किसका है? तो बोला टाइम एंड वर्क का सवाल है। तो क्या बोला गया? 500 श्रमिक, 500 पर्सन अगर 8 दिन में 8 डेज में क्या करते हैं सर? एक कार्य को पूरा कर लेते हैं, एक वर्क को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं कि अगर उसी काम को मुझे एक ही दिन में पूरा करना है तो कितने श्रमिक लगेंगे? अब जाहिर सी बात है ना कि अगर मुझे काम जल्दी खत्म करना होगा तो मुझे लेबर बढ़ाने पड़ेंगे, मुझे मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर यही काम को मैं एक दिन में पूरा करना चाहूँ तो मुझे कितने लेबर चाहिए सर? बोलना 500, क्योंकि मैंने इसको 8 को हटाया ना, तो 500 × 8 इतने लोग चाहिए रहेंगे, ठीक है। क्या करने के लिए? उस एक काम को एक दिन में पूरा करने के लिए। कम दिन तो लोग ज़्यादा चाहिए रहेंगे। क्वेश्चन क्या पूछता है? तो बताओ 5 दिन में उसी कार्य को समाप्त करने के लिए कितने श्रमिक लगेंगे? अब एक दिन का अगर मैंने डेटा को एक दिन में कन्वर्ट कर दिया तो मैं अब एक का 5 कर सकता हूँ, एक का 10 कर सकता हूँ, एक का 100 कर सकता हूँ, बट मुझे यहाँ पर एक का 5 करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? 5 दिन। उसी काम को अगर मुझे 5 दिन में पूरा करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो बोलना 500 × 8/5, इतने लोग मुझे चाहिए रहेंगे। कितने लोग चाहिए लगे सर? 8 × 100 यानी कि 800 लोगों की आवश्यकता मुझे पड़ेगी। इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्या? कि P1 T1 / W1 = P2 T2 / W2। अगर 500 वर्कर किसी एक काम को पूरा करने के लिए 8 दिन लेते हैं तो कितने वर्कर लगेंगे मुझे उसी काम को 5 दिन में पूरा करने के लिए? तो यहाँ से ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा? P2 बराबर हो जाएगा आपका 800। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा किसी भी हाल में सही होना चाहिए, ठीक है। मैटर नहीं करता कि आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हो कि आप फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आप एग्जाम में सही आंसर पर टिक करके आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अगला क्वेश्चन
चलो भैया, यहाँ से आपका हिंदी और बाकी छत्तीसगढ़ी भाषा पे जो सवाल चालू हो जाते हैं। यहाँ तक आपके जितने भी इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन थे पूरे मैथ्स के सवाल थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जितने भी आंसर हमने टिक किए बिल्कुल सही है। अगर आपने गलत किया हुआ है तो गलत कहलाएगा, अगर इसके आंसर मैच करें तो बिल्कुल सही कहलाएगा। मॉडल आंसर भी यही आंसर होंगे। अगर कुछ और आंसर लिया जाता है तो हम दावापत्ती ठोक सकते हैं। बेसिस किस बेसिस पे होगा पूछ लीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के जो पार्ट होंगे वो हम लोग फिर लेकर आएंगे अलग अलग सेक्शन में, चाहे वो लैंग्वेज का हो चाहे वो रीजनिंग का पार्ट हो, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो देखा है आप लोगों ने, अच्छा लगा है, सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन का हमेशा विंडो खुला रहता है, कमेंट पे कमेंट जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।